हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाल मनोविज्ञान और पेडागोजी की सभी पिछले पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर सभी प्रैक्टिस सेटों के पार्ट देख सकते हैं। परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप सभी पार्ट देखकर प्रैक्टिस करें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, क्षेत्र सिद्धांत शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार सहायता करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। उचित नियोजन, व्यवस्था तथा प्रबंधीकरण, इन सभी में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में अध्ययन के कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। शब्द ज्ञान, गणितीय ज्ञान तथा भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्राथमिक नियम में कौन कौन तत्व शामिल हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शिक्षण में उद्दीपक की प्रमुख भूमिका किस सिद्धांत में देखी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत तथा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लेविन के अधिगम संबंधी सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति की स्थिति। लेविन ने क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, दिव्यांग बालक से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त बालक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और मूक या हकलाने वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक रूप से दिव्यांग में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, दिव्यांग बालक कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिव्यांग बालकों के अनुरूप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 श्रेणियों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दृष्टि दोष से युक्त बालक किस प्रकार की दिव्यांगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक दिव्यांगता।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, श्रवण दोषों से युक्त बालकों में किस प्रकार की दिव्यांगता पाई जाती है? श्रवण दोष का अर्थ है सुनने में कठिनाई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुनने में कठिनाई। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, वाग दोष से ग्रसित दिव्यांग बालकों में क्या दोष होता है? वाग का अर्थ होता है बोलने से, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हकलाने से संबंधित दोष। जब बच्चे में बोलने का या वाग दोष होगा तो वो हकलाएगा, शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, कम बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी की दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं? तो कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मानसिक श्रेणी की दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, मानसिक रूप से दिव्यांग बालक में कैसी परिपक्वता आने में कठिनाई होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवेगात्मक परिपक्वता। जो बच्चा मानसिक रूप से दिव्यांग होता है उसके संवेग क्षीण रहते हैं, उसमें संवेगात्मक परिपक्वता का अभाव रह जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17, विशेष प्रकार की कुर्सी मेज की व्यवस्था किस श्रेणी के बालकों के लिए की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए या अस्थिबाधित बच्चों के लिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, कम दृष्टि दोष से ग्रसित बालक को कक्षा में कहाँ बैठा जाना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में आगे। जिस बच्चे को कम दिखाई देता है उसे कक्षा में आगे बैठाना चाहिए ताकि उसे स्पष्ट दिख सके। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, मानसिक रूप से दिव्यांग बालक के समक्ष उपस्थित किसी एक समस्या का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, समायोजन संबंधी समस्या। जो बच्चा मानसिक रूप से दिव्यांग होता है वह नए क्षेत्र में जाकर या विद्यालय में जाकर समायोजन नहीं कर पाता, तो उसे समायोजन संबंधी समस्या होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20, विभिन्न अंगों की हड्डियों, ग्रंथियों या जोड़ों से संबंधित विकार किस दिव्यांगता के उदाहरण हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मांसपेशियों के और अस्थि दोषों के। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21, दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या है? तो दिव्यांगता जन्मजात भी हो सकती है और किसी दुर्घटना से ग्रस्त होकर भी दिव्यांगता हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22, पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने तथा गणित आदि विषयों को समझने में कमज़ोर बालक किस समस्या से ग्रसित होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम अशक्तता से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश 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 में निःशक्त
बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नियमित विद्यालय में। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विकृत लिखावट से संबंधी लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार तथा शारीरिक संबंधी विकारों से संबंधित है और डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी या गणना संबंधी विकारों से संबंधित है और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अफेजिया भी भाषा संबंधित विकार है और भाषागत वाणी ये सब भाषा अवबोधन से संबंधित विकार हैं। भाषा में अवबोध या अवरोध पैदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।